अभी आपको भनक नहीं लगी पेपर लीक ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पर? सब कुछ उनके सामने हो रहा था, सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था, बावजूद उसके ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए कि जिससे युवाओं को कोई राहत मिल सकती हो। ये मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास का एक रिकॉर्ड ही होगा कि 17 पेपर्स का लीक हो जाना और बावजूद उसके कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होना कि सीधे तौर पर जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने कल या परसों दिया कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे उस वक्त तो आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्या कार्रवाई की, जरा इसका ब्यौरा इस प्रदेश की जनता को दीजिए ना। अच्छा सर, अभी पीएसओ जेल पहुंच गए, आरपीएससी के कई लोगों का नाम सामने आ गया, आगे आपको क्या लगता है और किसका नाम सामने आ सकता है? आप उस टीम के लोगों को बड़ा करीब से जानते हैं, आपको क्या लगता है अब आगे और किसका नाम सामने? इन सारे पेपर लीक्स में जितने भी बड़े मगरमच्छ थे, हम सब जानते हैं उनके इशारे किस तरफ थे। ऐसा क्यों होता है? तो सब लोग बोलते हैं, जैसे भी महेश जोशी जेल गए और गुड्डा जी भी कहा, हाँ सब कहते हैं कि उनका नाम। पिछली सरकार पूरे 5 साल की भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली सरकार रही। अच्छा, आपको लगता है गहलोत जी का कमबैक अब हो पाएगा राजस्थान में? दोबारा पहुंच पाएंगे उस कुर्सी तक वापस? और एक व्यक्ति सचिन पायलट नौजवान के रूप में जिन्होंने उन्हें चुनौती दी, उन्हें भी। अच्छा सर, आप इतना करीब रहे गहलोत साहब के, आपके हिसाब से उनमें एक कोई बेहतरीन चीज़ आप बताएं और एक ऐसी चीज़ उनको पीछे खींच रही है, एक चीज़ जो बहुत अच्छी है उनके अंदर और एक चीज़ जो बहुत बुरी है, जो आप बता सकते हैं। व्यक्ति के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, कायल हो जाता है, उसे लगता है कि इससे अच्छा राजनेता तो इस प्रदेश में हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, मैं एक बार ना कांग्रेस के एक पार्षद साहब से मिली थी, तो नाम तो उनका क्या ही लें, तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ऐसा कहा था कि तब तक अशोक गहलोत जिंदा है ना, वो कभी भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे, वो खुद बने चाहे ना बने, पर उन्हें नहीं बनने देंगे। आपको भी लगता है ऐसा? नमस्कार, मैं हूँ मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आप सभी ने ज़रूर देखा होगा राजस्थान में बड़ा ज़ोरों से ऐसा ही भर्ती परीक्षा का मुद्दा कितने लंबे समय से उठता जा रहा है और अभी हाल ही में इसी मुद्दे पर, इसी पूरे घोटाले के चलते पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पीएसओ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब गहलोत साहब के बड़े करीबी लोग जेल में जाते जा रहे हैं और इसी मुद्दे पे जाते जा रहे हैं तमाम घोटालों के चलते। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी साहब, जो एक समय पर गहलोत साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे, उन्हीं से आज हम उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे राज, ऐसे मुद्दों पर आज खुलासा होगा जो आपको बताएंगे, जो शायद ही आपने ओएसडी साहब के किसी इंटरव्यू में ना सुने हों। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे प्रथम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, पीएसओ साहब अभी जेल में गए हैं, कितना ज़्यादा ट्रेंड ये सब कुछ टॉपिक कर रहा है सर, तब आप भी उसी समय पे ओएसडी रहे, कभी आपको भनक नहीं लगी पेपर लीक ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए, जो कुछ भी घटना पिछले लंबे समय से इस प्रदेश में घटित हो रही हैं, मैंने हर बार ये कहा है, अपने तमाम मीडिया के साथियों को भी कहा है कि जो भी घटित हुआ राजस्थान में, जो भी युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जितने तरह के घोटाले हुए, निश्चित तौर पर सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री जी को उन सभी घटनाओं की जानकारी रहा करती थी। तो मैं जब ये बार बार कहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी उन चीज़ों को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। सब कुछ उनके सामने हो रहा था, सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था, बावजूद उसके ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए कि जिससे युवाओं को कोई राहत मिल सकती हो और जो कुठाराघात उनके हितों पर हुआ, उनको वापस न्याय मिल सकता हो। आप देखेंगे कि जब परसों की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पीएसओ को इस मामले में अरेस्ट किया गया या जो भी कुछ जानकारी निकल के आई कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो तो एक बहुत छोटी सी घटना है। बहुत लंबे समय से आपको ज्ञात होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस शासन में 17 पेपर लीक हुए। ये मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास का एक रिकॉर्ड ही होगा कि 17 पेपर्स का लीक हो जाना और बावजूद उसके कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होना कि सीधे तौर पर जो लोग भी अपराधी थे, जो शामिल थे, उनको तो मुझे लगता है कि आज तक ढूंढा भी नहीं गया था। जब सरकार थी तो एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीट का भी मामला उछला, अभी 2 दिन से रीट भी बड़ा इशू बना हुआ है। तो जब रीट का लेवल 2 का पेपर लीक हुआ और उसके बारे में युवा साथियों ने हल्ला मचाया, तो लगभग 7 दिन तक तो सरकार ने ये भी नहीं माना था कि कोई पेपर लीक भी हुआ है। 7 दिन बाद जब प्रेशर बढ़ने लगा विपक्ष का भी और हमारे तमाम युवा साथियों का, तब
वो बड़े उलझन में फंस गए कि क्या निर्णय लिया जाए। मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मीडिया में ये चलवाओ कि पेपर 2 को, जो लेवल 2 है इसका रीट का, उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन बड़े जब वो बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी थे, और बातचीत के दौरान कि भाई किसकी सरपरस्ती में ये सारी चीज़ें हुई हैं, कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो नाम आया एक डीपी जारोली जी का, क्योंकि वो तत्कालीन अध्यक्ष थे, कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही उनका नाम आया तो एकदम से वो बोले अरे वो तो अपना आदमी है। अब संकट में फंस गए कि भाई क्या करना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना है या उन्हें किसी कार्रवाई के तहत उन्हें और कोई कानूनी कार्रवाई करनी है। तो बड़ी मुश्किल में उलझ गए और ये कहा मुझे कि चलिए ऐसा करते हैं कि आप तो मीडिया में ये चलवाओ कि इस नेक्स्ट का जो लेवल 2 का पेपर है इसे रद्द करने की सरकार घोषणा कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी। तो आप देखिए जो इनका शब्द था कि अपना आदमी है, तो अपना आदमी कह के जब उन्होंने इस पूरी की पूरी कार्रवाई पे पर्दा डालने का प्रयास किया, तो ऐसे कितने घटनाक्रम राजस्थान में हुए जिनमें युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उनके हितों पर कुठाराघात हुआ और अपना आदमी के चक्कर में उनके भविष्य को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने कल या परसों दिया कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अरे उस वक्त तो आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्या कार्रवाई की, जरा इसका ब्यौरा इस प्रदेश की जनता को दीजिए ना। आपने क्या किया जब उस पेपर लीक में जिन जिन लोगों के नाम शामिल थे, बहुत सारे लोगों के नाम शामिल रहे। एक वो आरजीएससी कुछ करके संगठन था, उस वक्त सुभाष गर्ग जी का भी नाम आया, बहुत सारे लोगों के नाम आए। तो क्या आपने जांच को उस दिशा में आगे बढ़ाया? जो लोग दोषी थे या जो शामिल थे इस पूरे के पूरे कृत्य में, क्या आपने उनको किसी सजा तक पहुंचाने का काम किया? तो ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने के लिए या उन्हें अब उनके सामने अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि आखिरकार जाना तो जनता की अदालत में ही है। लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है, वो स्वयं कहते हैं इस बात को। तो जब जनता को जवाब देने की बात आएगी, उससे पहले आप अपना फेस सेव करना चाहते हैं, युवाओं को ये महसूस कराना चाहते हैं कि देखिए भाई मैं तो पूरी तरीके से स्वच्छ हूँ, साफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो मेरे स्टाफ में रहा है उसने कोई आपराधिक कृत्य किया है या वो सारी घटनाक्रम में शामिल है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, किसी निर्णय तक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो भाई आपने तो की नहीं और आज आप इस बात को कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आपकी सरकार थी, तब सारा घटनाक्रम प्रदेश में 17 पेपर लीक हो गए, तब आपने ऐसी कौन सी कार्रवाई की कि आप युवाओं को आज जवाब दे सकते हैं? आपने तो न्याय नहीं किया और आज आप अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के जितने घटनाक्रम राजस्थान में हुए उन सब की जानकारी उन्हें हुई। मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि उन्होंने पेपर लीक किया, लेकिन जब सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तो हर तरह की जिम्मेदारी उनकी होती है और उन्हें अगर इस बात का पता हो कि कहाँ क्या चल रहा है तब तो कार्रवाई उन्हीं को करनी चाहिए ना। इसलिए सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो इन सारे घटनाक्रमों में शामिल रहे हैं। तो यही इस प्रदेश का मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्य रहा कि कोई निर्णय करने वाली सरकार उस तरीके से प्रदेश के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए निर्णय नहीं कर पाई। आज की जो वर्तमान सरकार है वो प्रयास कर रही है। अच्छा सर, ये जो पीएसओ साहब के लिए जो कह रहे हैं गहलोत जी कि मीडिया के जरिए पता चला, आपको सच में लगता है मीडिया से पता चला या फिर उनको पहले से पता था पीएसओ जी के बारे में? देखिए, उनको तो जो भी उनके साथ रहता है उस हर व्यक्ति की जानकारी होती है कि वो कौन है, क्या कर रहा है और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में शामिल है। सब पे नज़र रखते हैं, पूरा डिटेक्ट। नज़र तो रखने के साथ साथ उन्हें पता भी होता है भाई अपने स्टाफ में कौन रह रहा है। उन्होंने तो अपने विधायकों को नहीं छोड़ा नज़र रखने के मामले में, तो अपने विधायकों तक को सर्विलांस पे रखा। तो ये उनका एक पैटर्न है काम करने का कि जिसके वो भी अपने आसपास रखते हैं उसकी पूरी जानकारी उन्हें रहती है कि वो जितने भी काम करता है, चाहे उनके नाम का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, उस सब की उन्हें जानकारी रहती है। तो ये कहना कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, हो सकता है कि जो घटनाक्रम हुआ था, जो उनको अरेस्ट किया गया या एसओजी ने जो भी कार्रवाई की, उस कार्रवाई की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से लगी हो, लेकिन कौन कौन कहाँ किस चीज़ में शामिल रहा है ये तो सब कुछ उनके रहते ही तो हुआ था।
इसलिए ये कह देना कि कौन व्यक्ति आज कहीं किसी माध्यम से उन्हें जानकारी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता रहता है। अच्छा सर, अभी पीएसओ जेल पहुंच गए, आरपीएससी के कई लोगों का नाम सामने आ गया। आगे आपको क्या लगता है और किसका नाम सामने आ सकता है? आप उस टीम के लोगों को बड़ा करीब से जानते हैं, आपको क्या लगता है अब आगे और किसका नाम सामने आएगा? देखिए, ये काम जांच एजेंसियों का है और मैं बड़े स्पष्ट रूप से सरकार से और मुख्यमंत्री जी से जो वर्तमान में हैं उनसे आग्रह कर चुका हूँ कि जो भी वादे आपने राजस्थान के युवाओं से किए, आपने कहा कि इन सारे पेपर लीक्स में जितने भी बड़े मगरमच्छ थे, हम सब जानते हैं उनके इशारे किस तरफ थे। चाहे वो तत्कालीन शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे हों, मंत्री रहे हों, और जो भी इस पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपके पास अब तो सबूत भी हैं, लोग भी हैं, पकड़े भी जा चुके हैं। तो सबसे पहला काम तो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का निर्णय क्यों नहीं ले पाई सरकार? जब आपने देखा कि लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप हैं, आरोप सत्यापित भी हो रहे हैं, सबूत भी आपको मिल रहे हैं, आप अरेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ आपके सामने है, तो जो भर्ती परीक्षा थी उसे क्यों नहीं रद्द करने का निर्णय लिया गया? क्यों उसे ढीला छोड़ दिया गया? तो कहीं ना कहीं आपका भी ये ढीलापन है। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो भी निर्णय लेने हैं, आने वाले समय में ये जो छोटे छोटे लोग हैं, कोई कहीं किसी से किसी ने खरीदा, किसी ने किसी को बेचा, इस सब की बजाय जो मुख्य किरदार हैं, जो सीधे तौर पर शामिल हैं और जो बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक आप उन्हें गिरफ्त में नहीं लेंगे, मुझे लगता है प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सर, तो आपको लगता है बड़े मगरमच्छ तक तो ये छोटी मछलियाँ ही पहुँचाएंगी पीएसओ जैसी? देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। राजस्थान की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार होती है, यानी कांग्रेस की सरकार होती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं, तो उनके कैबिनेट के लोग, उनके सराउंडिंग्स में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम रहे हों या जो भी सीएमओ के अधिकारीगण रहे हों, जो लोग भी उनके आसपास रहते हैं और जो उनकी कैबिनेट रहती है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन किस घटना में शामिल है, इस सब की उन्हें जानकारी होती है। फिर भी उन तक सीधे रूप में कोई नहीं पहुंच पाता है। हाँ सर, ऐसा क्यों होता है? तो सब लोग बोलते हैं, जैसा भी महेश जोशी जेल गए और गुडा जी भी कहा, हाँ, सब कहते हैं कि उनका नाम आया। इतना बड़ा आरोप महेश जोशी जी के ऊपर लगा, आज उनकी क्या हालत हो रही है? वो जेल में है। इतना बड़ा घोटाला कई हजार करोड़ों का क्या अकेले कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं क्या? और आपको ये लगता है कि उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं होगी? मैं आज ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। जो भी निर्णय हुआ करते थे, किसको टेंडर देना है, किसको कोई पार्टी बनाना है, किसको काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो सारे सीएमआर में फैसले हुआ करते थे, मुख्यमंत्री निवास में फैसले हुआ करते थे और वो उनमें शामिल रहा करते थे। तो उनका तो सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि कभी किसको मोहरा बनाया, कभी किसको मोहरा बनाया, और खुद साफ बचने का प्रयत्न करते हैं। तो उन तक आँच पहुंचती नहीं है, इसलिए वो बचे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उन तक आज क्यों नहीं पहुंच पा रही? मतलब तमाम लोग बहुत बार नाम ले लेते हैं कि हाँ उन्होंने किया, बहुत लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, युवा बोल रहा है राजस्थान का, फिर भी गहलोत जी कैसे बच जा रहे हैं? देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि तमाम सबूत होने के बाद या किसी के कहने के बाद, चाहे जितने बड़े बड़े आरोप लगे हों, घोटालों में नाम शामिल हुआ हो, ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार की पॉलिटिकल विल पर, राजनीतिक मंशा पर और इच्छा शक्ति पर। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति हो और उनकी ये मंशा हो कि मुझे बड़े मगरमच्छों को गिरफ्त में लेना है, और किसी भी रूप में अगर उनका नाम शामिल होता है पूर्व मुख्यमंत्री का, तो जांच की जाए ना, उनके पास भी एसओजी पहुंचे और उनसे भी जवाब लिए जाएं कि आप ये बताइए ये घटनाक्रम हुए, इनमें से कौन कौन सी चीज़ की आपको जानकारी है। आपको ध्यान होगा जब महेश जोशी जी वाला मामला चल रहा था, तो एक नोटशीट वायरल हो रही थी। उस नोटशीट में नीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साइन हैं। तो क्यों नहीं उनसे पूछताछ होती? भाई, मैंने खुद ने जाकर दिल्ली में सारे सबूत दे दिए कि फ़ोन टेपिंग का मुख्य किरदार कौन है, सारे सबूत देने के बावजूद, और मैंने उनको अपना
पूरा बयान देने के बावजूद। तो ये मैंने कहा ना कि निर्भर करता है जांच एजेंसियों की इच्छा शक्ति, सरकारें और जो सरकार के मुखिया हैं जिनको निर्णय लेना है। भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब ये तो तय जांच एजेंसियों को करना है ना कि कब आके उनसे पूछताछ करेंगे, कब उनको नोटिस देंगे, कब उनको अरेस्ट करेंगे, ये सारा का सारा निर्णय उनको लेना है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक या तो मजबूरियां रहती होंगी इन लोगों की कि इन्हें लगता है कि भाई अभी नहीं, सही समय नहीं है, या समय का इंतज़ार करते होंगे। बहुत कुछ होता है राजनीति में कि समय के साथ साथ कब किसको किस तरीके से उस दिशा में कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और ये निर्णय कठोर लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये निर्णय ही आपकी इच्छा शक्ति को आगे दर्शाते हैं कि प्रदेश के मुखिया या प्रदेश की सरकार वाकई न्याय करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या सिर्फ खाली जुमलेबाजी थी। जो विधानसभा चुनावों से पहले जितने वादे किए, जो आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, अगर आप उनको अमली जामा पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, चाहे स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों। अगर वो कहीं शामिल पाए जाते हैं, ये काम जांच एजेंसियों का है। जो लोग नाम ले रहे हैं अगर सबूत देते हैं तो सबूतों को लेकर जाइए, गिरफ्तार करने की ज़रूरत है गिरफ्तार करिए, पूछताछ करने की ज़रूरत है पूछताछ करिए, लेकिन किसी को भी ऐसे खुला मत छोड़िए, क्योंकि खुला छोड़ने पर उनके हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि राजस्थान में हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का अन्याय करना हो, किसी प्रकार का घोटाला करना हो, भ्रष्टाचार करना हो। पिछली सरकार पूरे 5 साल की भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाली सरकार रही। सारे एमएलएस को खुला छोड़ दिया कि आपको जो करना है करिए, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है प्रदेश का कि एक मुख्यमंत्री पूरी सरकार को, सारे एमएलएस को, मंत्रियों को, सबको खुला छोड़ दे और ये कहे कि आपको जो करना है करो, पूरे राजस्थान को लूट खाओ, लेकिन मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। ये तो उनका एक तरीका था काम करने। अच्छा, आपको लगता है गहलोत जी का कमबैक अब हो पाएगा राजस्थान में, दोबारा पहुंच पाएंगे उस कुर्सी तक वापस? देखिए, वो अपने हाथ पैर तो लगातार इसी तरीके से मार रहे हैं और वो अपने आप को इसी तरीके से दर्शाते हैं। ये उनका पैटर्न रहा है कि जब भी विपक्ष में होते हैं तो अपने सराउंडिंग से 5-7 लोग जो भी उनके साथ घूमते हैं उनसे सबको ये मैसेज करवाते हैं, अरे आ रहे हैं, अशोक जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप आइए, फ़ोन कर करके लोगों को मिलने बुलाते हैं। तो जहाँ तक कमबैक की बात है, उन्होंने जो कर्म किए हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, आला कमान की पीठ में छुरा घोंपा है, उनके साथ साजिशें की हैं, मुझे नहीं लगता कि अब राजस्थान में उनकी कभी कोई वापसी हो पाएगी। प्रयास भले ही कर लें, वो अपना परसेप्शन ऐसा दिखाने का प्रयास कर लें। जो भी टीम्स उन्होंने आज अपने आसपास में इकट्ठी की हुई है, जो चुनावों से पहले भी जिनको उन्होंने मार्केटिंग का काम दिया था, शायद आज भी वही लोग उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बार उन्हें खुद को ये विश्वास नहीं है कि उन्हें कहीं कोई आगे स्थान मिलेगा, इसीलिए तो इतनी जल्दी वो पूरे प्रदेश में भ्रमण करने लगे हैं। वरना पिछले दोनों बार का 3 बार का आप ट्रैक देखिए कि इतनी जल्दी वो आश्वस्त रहा करते थे, उन्हें लगता था कि मेरा नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो लगभग 1.5-2 साल पहले प्रदेश में घूमना शुरू करते थे, बातचीत करना शुरू करते थे। अभी तो वो भयभीत हैं कि मैं अपनी पोजीशन लोगों के बीच में इस तरीके से दर्शाऊं या बनाऊं ताकि मैं नेगोशिएट कर सकूं कि देखिए मेरे बिना राजस्थान में कुछ नहीं होगा। वो तो पार्टी को जेब में रख के चलना चाहते हैं ना, सारे निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इसीलिए आज तक राजस्थान में कांग्रेस में सेकंड लाइन की लीडरशिप को उन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दिया। वो अपने आगे चाहते ही नहीं ना कि कोई और बन पाए, तभी तो 40 साल का गैप आ गया। और एक व्यक्ति सचिन पायलट नौजवान के रूप में जिन्होंने उन्हें चुनौती दी, उन्हें भी नहीं बनने दिया ना मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी तरह तरह की साजिशें की, सब कुछ किया। तो ये वो व्यक्ति है कि अगर इस प्रदेश में कांग्रेस को वापस रिवाइव होना है तो मुझे लगता है कि ऐसे मठाधीश जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और कांग्रेस को जेब में लेकर चलना चाहते हैं, उन्हें घर बिठा दिया जाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आपने बहुत सेवा कर ली कांग्रेस की, अब आप बैठिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सेवा नहीं की, कांग्रेस ने उनकी सेवा की है। 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने उन्हें, क्या एक बार भी वो सरकार की वापसी करवा पाए? मेरी नज़र में वो सफल राजनीतिज्ञ तब होते
या वो मुख्यमंत्री तब सफल माने जाते जब अपने रहते कांग्रेस पार्टी की सरकार को दोबारा राजस्थान में वापसी करवा पाते। नहीं हुआ ना, एक बार भी नहीं हुआ। 3 बार पार्टी ने उनको मौका दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तीनों बार हम सरकार से वापस चले गए, रिपीट एक बार भी नहीं कर पाए। ये 2023 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था जिसमें सरकार वापसी की संभावना 100% थी। लेकिन वहां भी उन्होंने हठधर्मिता की, अपने लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया जो लोग चुनाव हार रहे थे, जिनके लिए सीधे तौर पर फीडबैक थे, चाहे वो हमने दिए हों या पत्रकार साथी ने दिए हों या निष्पक्ष एजेंसीज ने जो सर्वे किया, उन सब ने ये कहा था ये लोग चुनाव हारेंगे। बावजूद इसके उन्होंने उनको टिकट दिए और अपनी हठधर्मिता की, और आज हम सरकार से बाहर हैं। तो ये जो कुछ भी किया, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं को बनाए रखने के लिए और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने आज तक इस प्रदेश की राजनीति की है। अच्छा सर, मैं एक बार ना कांग्रेस के एक पार्षद साहब से मिली थी, तो नाम तो उनका क्या ही लें, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ऐसे कहा था कि तब तक अशोक गहलोत जिंदा है ना, वो कभी भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। वो खुद बने चाहे ना बने, पर उन्हें नहीं बनने देंगे। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, ये निर्णय तो वो ले ही नहीं सकते हैं कि कौन क्या बनेगा। ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जो भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, ये उनको तय करना होता है। और साथ ही चुने हुए जो विधायक होते हैं, ये उनका निर्णय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि विधायक दल की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि हम सर्वसम्मति से इन्हें अपना नेता चुनते हैं, और बाद में आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व सब करता है। लेकिन ये बात आपकी पूरी तरह से सही है, और वो जो भी पार्षद थे श्रीमान, उनका अंदेशा भी 100% सही है। क्योंकि जिस तरह का किरदार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा है, वो अपने खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति का या जो भी उन्हें खतरा नज़र आता है, उसे वो नेस्तनाबूद करने के लिए लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये डर उनका सही है। अगर ऐसा अवसर आया कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कहा जाता है ना, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि अपनी पूरी आदमी पूरी शक्ति लगा देता है, कि एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो वो अगर ऐसा अवसर आया तो ज़रूर इस काम को 100% करेंगे, ये मेरा भी दावा है। अच्छा सर, आप इतना करीब रहे गहलोत साहब के, आपके हिसाब से उनमें एक कोई बेहतरीन चीज़ आप बताएं, और एक ऐसी चीज़ उनको पीछे खींच रही है, एक चीज़ जो बहुत अच्छी है उनके अंदर और एक चीज़ जो बहुत बुरी है, जो आप बता सकें। देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी है उनके अंदर कि वो जो ड्यूल कैरेक्टर है, उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। दोगलापन जिसे कहते हैं, दोहरा चरित्र जिसे कहते हैं। देखिए, आज जो विपक्ष में हैं, तो वो व्यक्ति के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, कायल हो जाता है। उसे लगता है कि इससे अच्छा राजनेता तो इस प्रदेश में हो ही नहीं सकता। वो उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं, कंधे को थपथपाते हैं, उसको साथ बिठा के चाय पिलाते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर लिया हो, तो वो तो हमेशा के लिए आजीवन उनका ऋणी हो जाता है, आभारी हो जाता है। वो सम्मोहित हो जाता है कि यार कितना अच्छा व्यक्ति है। तो ये उनकी खूबी है कि वो अपने उस चरित्र को, जो वास्तविक है, जो सरकार आने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिखाते हैं, उसको ऐसे विपक्ष के समय में वो उसे छुपा के रख लेते हैं। शायद यही कारण रहता होगा कि लोग कहते हैं कि बड़ी जादूगरी है। जादूगरी जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनका जो ये दोहरे चरित्र को जीने का जो अंदाज है, वही एक उनकी बड़ी खूबी है। और जिस बात को आपने अभी कहा कि उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो स्व विवेक से निर्णय नहीं लेते हैं। उनको जो भी उस वक्त उनके आसपास के लोग होते हैं, वो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी तो होती नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, और वो बहुत जल्दी उन लोगों के बातों में आ जाते हैं जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि राजनेता, हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसे प्रशंसा सुनना पसंद होता है। उसे अच्छा लगता है कि उसे बड़ी उसकी जय जयकार हो रही है, चारों तरफ उसके नारे लग रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रशंसा करता है, निश्चित तौर पर वो 100% आपका हितैषी नहीं है। तो आपको आलोचना सुनना आना चाहिए, लेकिन उनका जो नेचर रहा है, वो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते। मुझे भी वो नापसंद करते थे, क्योंकि जब 5 लोग उनके पास बैठते थे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कहीं भी
किसी कार्यक्रम में जब वो स्पीच देकर आते थे, भाषण देकर आते थे, तो 4 लोग बैठ के उन्हें कहते थे, वाह साहब आपने कितना बढ़िया भाषण दिया है, आपने कमाल कर दिया। एकमात्र व्यक्ति होता था जो मैं ये कहता था कि आपने विषय को तो छोड़ दिया, और वही बात जो आप हर जगह दोहराते हैं वो की वही आपने दोहराई। तो हमें विषय परक भाषण देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए हम गए हैं उस सब्जेक्ट का कंटेंट अधिक मात्रा में होना। मुझे कहते यार तू तो बस हमेशा मेरी बुराई करता है, तुझे पता नहीं क्या कमी नज़र आती है। ये देखिए सारे लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दिया। मैंने कहा हो सकता है ये आपकी तारीफ़ कर रहे हों, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर आपको उस घटना की जानकारी दूं जिससे कि आपका भला हो सके या आप उसको आगे और इम्प्रूव कर सकें। तो बड़ी उनको नाराज़गी रहती थी कि तू जब आता है, जब कहीं ना कहीं मेरी बुराई करता है, आलोचना करता है। तो इतने बड़े स्तर पर पहुंचने वाले व्यक्ति को आलोचना सुनने का और उसे सहन करने का जो मादा है, जो क्षमता है, वो उसमें डेवलप करनी चाहिए। तो ये उनकी कमी रही है मेरी नज़र में।